अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ अपना इल्मी पैकेज लेकर। और आज मेरे पैकेज में है पॉलिटिकल साइंस, या जिसको कि हम सिविक्स, छोटे स्टैंडर्ड पे हम सिविक्स बोलते हैं, राजनीति शास्त्र या छोटी क्लास में नागरिक शास्त्र। तो जैसा कि मैंने आपको अपने इस पैकेज का पूरा प्रोफार्मा समझा दिया है कि इसमें हम सभी जो भी हमारी प्लेलिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के लिए हमने एनसीईआरटी की बुक्स को चूज़ किया है इंटरमीडिएट लेवल तक। लेकिन शुरुआत हम करेंगे 6 टू इंटरमीडिएट हम एनसीईआरटी की बुक्स लेके चलेंगे। उसके बाद हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अभी चूँकि तो जस्ट हमारे पैकेज की शुरुआत हो रही है और जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स पे डिस्कस हो रहा है कि पहली वीडियो रिलीज़ हो रही है, ये पॉलिटिकल साइंस पर यानी सिविक्स पर भी आज पहली क्लास है, आज पहली वीडियो है। इसलिए इसको भी हम क्लास 6 से शुरू कर रहे हैं। तो क्लास 6 की और एनसीईआरटी की बुक से हम आज शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि मैंने हिंदी मीडियम को चूज़ किया है और अपनी वीडियोस को बनाने के लिए मैंने हिंदी मीडियम की बुक्स को चूज़ किया है, क्योंकि हिंदी मीडियम वो मीडियम है जिसको सब समझते हैं। अगर कि इंग्लिश को चूज़ कर लिया जाए तो इससे बहुत से लोगों को परेशानी हो सकती है, उर्दू से हो सकती है, लेकिन हिंदी को सब समझते हैं। तो आइए अब हम बिना देर किए अपनी आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 से नॉर्मली हम शुरू करते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स की शुरुआत हम कर रहे हैं चैप्टर 3 से। और इस चैप्टर का नाम है सरकार क्या है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट। यानी हम इस चैप्टर में इस बात की चर्चा करेंगे, ये समझेंगे कि सरकार होती क्या चीज़ है, सरकार क्या चीज़ है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है, इसके काम काज क्या हैं, इसकी लिमिट क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल शुरुआती लेवल से तो शुरू करते हैं। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। ये तो छोटे छोटे बच्चे सुनते होंगे, सरकार ये करने जा रही है, सरकार ये कानून बनाने जा रही है, सरकार ने इस मामले में ये कदम उठाया है, सरकार ये अध्यादेश लाई है, वगैरह वगैरह। सरकार शब्द वो तकरीबन रोज़ाना तो सुन ही लेते होंगे, चाहे न्यूज़पेपर में या टीवी में या सोशल मीडिया पर या आपस की बातचीत में, वो सरकार शब्द सुनते रहते हैं। बड़े तो बड़े, बच्चे भी सुनते रहते हैं। इस पाठ में आप ये पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये कि सरकार क्या चीज़ होती है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट क्यों है और अगर ना हो तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। सरकारें क्या करती हैं, उनके काम काज, सरकार करती क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वे निर्णय कैसे लेती हैं, ये भी हम जानते हैं कि देश के जो भी मामले होते हैं, सरकारें भी कई लेवल की होती हैं, देश लेवल की, प्रदेश लेवल की, स्थानीय लेवल की। तो जैसे भी सरकारें हैं वो उस लेवल के डिसीज़न को लेती हैं। तो वो डिसीज़न किस तरह लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। इसी तरह ये तो बहुत जो लोग राजनीति शास्त्र में दिलचस्पी रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस में,
और वो इसको अच्छी तरह जानते होंगे, वैसे आम लोग भी जानते हैं कि सरकारें भी कई तरह की हुआ करती हैं। यहाँ तक कि हमारे ही देश में पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वो भी सरकार थे। फ़र्क इतना है कि वो राजतंत्रीय सरकार थी, उनको हमने नहीं चुना था, वो हमारे बीच से उठ के नहीं गए थे। और यहाँ पे ये है, हमारी जो अभी सरकार, मौजूदा सरकार है हमारे देश की, ये लोकतंत्रीय सरकार है। इसमें जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो हम जनता में से ही उठ के गए हैं, कोई राजा महाराजा, कोई बाहर से लोग आए हुए लोग नहीं। और यहाँ तक कि ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, इनको हमने चुन करके, हमने वोट दे करके, हमने जिता कर भेजा। तो ये है लोकतंत्रीय सरकार। तो सरकारें भी कई तरह की होती हैं, जैसे राजतंत्रीय सरकार, लोकतंत्रीय सरकार वगैरह वगैरह। तो इनमें अंतर क्या है, अगर हम इन्हीं दोनों को लेके चलें तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। अब यहाँ पर शुरुआत में पेपर की कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, पेपर की न्यूज़ की कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं। वो इस तरह हैं। एक हेडिंग है, सरकार से कामगारों के अधिकारों के रक्षा की मांग। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। एक दूसरी न्यूज़ हेडिंग है, पीड़ित लिए सरकार के राहत। फिर एक तीसरी न्यूज़ हेडिंग है, प्याज में उछाल, सरकार ने प्याज तय की। फिर चौथी है, न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। फिर एक हेडिंग है, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। लास्ट वन, सरकार ने 15,000 गांवों का ग्रस्त घोषित किया। ये जितनी भी हेडलाइंस थी, इन सब में सरकार 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 शब्द आया। और हर जगह हम सरकार को एक अलग रूप में, एक अलग तरह का काम करते हुए, एक अलग तरह की योजना बनाते हुए, एक अलग तरह का डिसीजन लेते हुए देख रहे हैं। पहली वाली हेडिंग में सरकार से मांग की जा रही है कि वो कामगारों के अधिकारों की रक्षा करे। तो मालूम ये हुआ कि ये काम सरकार कर सकती है कि वो कामगारों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा कौन कर सकता है, सरकार कर सकती है, तभी उससे मांग की जा रही है। दूसरी हेडिंग थी, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। कि जो लोग बाढ़ से पीड़ित थे, बाढ़ से जिनका नुकसान हुआ था, उनके लिए सरकार ने राहत सामग्री बांटी। पता चला कि सरकार ये काम भी करती है, यानी जनता का अगर नुकसान होता है किसी वजह से, तो सरकार उसकी अपने लेवल से एक हद तक भरपाई करती है या करने की कोशिश करती है। एक काम सरकार का और हमारे सामने आया। इसी तरह एक और जो तीसरी हेडलाइन थी, उसमें प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। इससे हमें सरकार के बारे में क्या पता चल रहा कि चीज़ों के, वस्तुओं के जो दाम घटते और बढ़ते हैं, इसमें सरकार का रोल होता है। सरकार तय करती है कि किस वस्तु का, किस चीज़ का दाम कितना होना चाहिए। ठीक है, ये भी सरकार। अब हमें धीरे धीरे सरकार क्या है समझ में आ रहा है, उसकी काम धाम क्या है, वो क्या क्या करती है। सिर्फ अभी 3 न्यूज़ हेडिंग पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है कि सरकार क्या क्या करती है। फिर चौथी थी, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। यहाँ सरकार कह रही है, सरकार अपनी योजना बता रही है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए अब 5 और न्यायाधीश रखने की योजना बनाई जा रही है। अब से 5 और न्यायाधीश बढ़ा दिए जाए। अब तक जितने न्यायाधीश रहते थे, अब उसमें 5 और न्यायाधीश बढ़ाए जाएंगे। इसकी भी सरकार योजना बना रही है। फिर जो 5वीं थी न्यूज़ हेडलाइन न्यूज़पेपर की, वो थी, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। यानी कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन, इनको फिर से पुनर्गठन करने के पक्ष में सरकार है। यानी अभी सरकार प्लानिंग कर रही है, सोच रही है। और फिर जो छठी और लास्ट वन जो न्यूज़ हेडिंग थी, वो ये थी कि सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। यानी अगर कहीं पे कोई प्राकृतिक तबाही, परेशानी आ रही है, तो उससे लोगों को राहत दिलाने का काम कौन करता है? सरकार। ये चीज़ तो हम पिछली न्यूज़ इसकी हेडलाइन में भी देख चुके कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। वहाँ पे लोग बाढ़ से पीड़ित थे, और यहाँ पे जहाँ पे सूखे से पीड़ित हैं, उनमें ऐसे 15,000 गांवों को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया।
तो ये सिर्फ 6 न्यूज़ हेडलाइंस देख करके ही हमें काफ़ी कुछ आइडिया हो गया कि सरकार क्या क्या काम करती है या सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। अच्छा खासा आइडिया हमें हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसमें एक बॉक्स बना करके आगे ये कहा जा रहा है कि ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए, इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। ये काम स्टूडेंट करेंगे कि अभी जो न्यूज़ हेडलाइन दी गई उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उन्हें सरकार के कौन कौन से काम समझ में आए, तो उससे उन्हें क्या पता चला कि सरकार क्या क्या काम करती है। तो यहाँ से सरकार के जो जो काम पता चले उनको वो नंबर वाइज 1 2 3 4 करके वो लिखें। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? अब आपने जो कुछ भी लिस्ट बनाई सरकार के कामों की, अभी तो यहाँ पे सिर्फ 6 हेडिंग थी, उससे आपको सरकार के 6 काम पता चले होंगे या हो सकता है उससे कुछ कम भी। तो जो अभी इतने में से ही देख करके आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वाकई में सरकार के तो बहुत ढेर सारे काम हैं। एक होता है किसी की एक काम की जिम्मेदारी है, तो उस लिमिटेड उतने में होता है, वो बस उतने काम उसको करने हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि सरकार कामगारों के अधिकारों की रक्षा भी सरकार को ही करना है। बाढ़ आ गई है तो बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी सरकार को ही बांटना है। और किसी चीज़ के दाम ऊपर चले गए हैं उनको नीचे लाना या चीज़ों के दाम निर्धारित करना, ये भी सरकार को ही करना है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की ज़रूरत महसूस हो रही थी, कितने न्यायाधीश रहने चाहिए इसको भी सरकार ही तय कर रही है। फिर हम देख रहे हैं कि किन किन विभागों के पुनर्गठन की ज़रूरत है, इसको भी सरकार ही तय कर रही है। और एक जगह सूखा पड़ा है तो सूखाग्रस्त उसको घोषित करना और सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद उन लोगों के लिए राहत सामग्री बांटना, ये काम करना भी सरकार की जिम्मेदारी। तो हम देख रहे हैं कि सरकार के कामों का एक बड़ा विस्तृत दायरा है, बहुत ज़्यादा काम है सरकार के। और ये तो अभी हमारे सामने सिर्फ 6 न्यूज़ हेडिंग्स लाई हैं, वहाँ से हम ये काम अभी पता चला। इसके अलावा न जाने क्या क्या काम है सरकार के, हज़ारों। तो क्या ये सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? रियली बहुत विस्तृत है। आपके अनुसार सरकार क्या है? आपको क्या लगता है? ये सब देख करके आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है कि सरकार क्या है? सरकार हमारी एक गार्जियन की हैसियत से, हमारे में से ही कुछ लोग गए हैं इंतज़ाम संभालने देश का, वही सरकार है। कक्षा में इस पर चर्चा की, हमारे तो यही कक्षा है, इस पर चर्चा हुई। अब यहाँ से मेन कंटेंट शुरू होता है चैप्टर का। अभी ये सब चीज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड में चल रही थी। अब हम आते हैं मेन कंटेंट पर। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये सभी जानते हैं, कॉमन सेंस से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में जितने भी देश चल रहे हैं इनको कुछ सरकारें, उन देशों की सरकारें चला रही हैं। ये नहीं कि ऐसे ही चल रहे हैं, बस जनता जी रही है उस देश चल रहे हैं, ऐसे चल ही नहीं पाएंगे। देश कैसे चल रहे हैं? मैनेजमेंट से, इंतज़ाम से। और ये इंतज़ाम कौन कर रहा है? सरकारें कर रही हैं। उन देशों की सरकारें ये काम कर रही हैं। और सरकार को तमाम निर्णय लेने होते हैं, फैसले लेने होते हैं, किस मौके पे हमें क्या करना है, किस रेशियो में करना है, कितना करना है। ये सारी चीज़ें सरकार इंतज़ाम भी करती है, फैसला भी करती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, वगैरह वगैरह। और ये निर्णय भी कई विषयों से, विविध विषयों से, डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, कहाँ ज़रूरत है इस वक्त नई सड़क बनाने की या सड़क की रिपेयरिंग कराने की, या एक नया स्कूल बनवाना है सरकारी, तो कहाँ बनाया जाए, ये सरकार ही देखती है, इसका फ़ैसला लेती है या इसका काम कराती है। इसी तरह किसी चीज़ के दाम, महंगाई बहुत बढ़ गई है या कुछ चीज़ों के दाम बहुत बढ़ गए हैं या किसी एक वस्तु का दाम बहुत बढ़ गया है, वो जनता की पहुंच से बाहर हो रहा है, उसको जनता के लिए उसके दाम को घटाया जाए, इसका फ़ैसला भी सरकार लेती है। कितना किया जाए ये भी वही निर्धारित करती है और फिर इसको घटाने का काम भी वही करती है।
या फिर मान लीजिए बिजली जितनी ज़रूरत है पब्लिक को उतनी नहीं पहुंच पा रही है, कम पहुंच रही है, तो जितनी पब्लिक को ज़रूरत है उतनी पब्लिक को बिजली पहुंचने लगे। अगर उतना प्रोडक्शन नहीं है तो उतना प्रोडक्शन होने लगे, और हो रहा है तो उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये सब काम भी, इन सब के फैसले लेना और इनको अंजाम तक पहुंचाना, ये सब भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है, और सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी काम करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। मिसाल के तौर पे सरकार गरीबों की मदद करने के लिए, उनकी गरीबी को, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कई एक प्रोग्राम चलाती है, कार्यक्रम चलाती है। इसके थ्रू उनको काफ़ी राहत मिलेगी, उनकी गरीबी एक हद तक दूर होगी। इनके अलावा वो अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। तो इसके अलावा वो अन्य दूसरे बहुत से महत्वपूर्ण काम भी करती है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ 2 चीज़ें बताई गई हैं। एक तो डाक में क्या होता है कि हमारी जो चिट्ठियाँ, जो हमारे फॉर्म वगैरह हैं, लेटर्स हैं, और भी जो भी दूसरी चीज़ें ऐसी जो एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचाना है, पार्सल हैं, ये काम पहुंचाने का, एक चीज़ों को, वस्तुओं को एक जगह से जगह पहुंचाने का, चिट्ठियों को, उसको, ये काम कौन करता है? करता है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम है। इसके अलावा सरकार एक और कौन सी महत्वपूर्ण काम करती है? रेल का। रेल के ज़रिए जो है वो हम कम टाइम में बड़ी बड़ी दूरियां तय कर लेते हैं, जनता एक जगह से दूसरी जगह। हालांकि सफ़र करने के और भी साधन हैं, बसेस भी हैं, हवाई जहाज़ भी है, लेकिन उनमें ट्रेन एक बहुत ही अप्रोप्रिएट, बहुत ही सिंपल साधन है। बसेस से क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करना मुश्किल हो जाता है, सारे लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। और जो फ़्लाइट है, हवाई जहाज़ की सवारी है, ये बहुत महंगी होती है, इसको सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये ट्रेन बीच का ऐसा साधन है, इसमें दोनों बातें आती हैं। इसमें आप बहुत लंबी यानी देश के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक आप जा सकते हैं, और ठीक ठाक पैसा पे करके, यानी बहुत ज़्यादा पैसा इसके लिए पे भी नहीं करना पड़ेगा, उतने पैसे में आप जा सकते हैं। इसलिए जनता के आवागमन का, कम से कम अपने देश की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा साधन रेलवे है। इसके थ्रू सबसे ज़्यादा सफर। तो यहाँ मिसाल के तौर पे सरकार की 2 सेवाएं बताई गई, डाक सेवा और रेल सेवा। ये कितनी इम्पोर्टेंट सेवाएं हैं, इनको संभालने का, इनके बारे में नीतियाँ बनाने का, इनके फैसले लेने का ये काम भी, इनके बजट पास करने का ये सारा काम भी सरकार करती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। ये सारी बातें अभी तक जो हो रही थी वो तो देश के अंदर थी। अब हम ज़रा देश के बाहर निकलें, हमारे अड़ोस पड़ोस या पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ से हमारे बिज़नेस भी होते हैं, यहाँ के लोगों का वहाँ जाना होता है, वहाँ के लोगों का यहाँ आना होता है, चाहे घूमने के पर्पज़ से, एजुकेशन के पर्पज़ से, दवा इलाज के पर्पज़ से, डिफरेंट पर्पज़ से आना एक से काम होते हैं। तो ये सब चीज़ कैसे होती है? आपसी रजामंदी से होती है। हमारी और उस देश की सरकार के बीच बातचीत होती है, उसके लिए बाकायदा कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, वीज़ा जारी होते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें, ये दूसरे देशों से जो हमारे संबंध हैं, इसके अलावा फिर सरकारें भी आपस में दूसरे देशों से, एक तो यहाँ की जनता वहाँ की जनता के बीच इस तरह रिलेशन बनता है, आने जाने, बिजनेस करने वगैरह। फिर सरकार भी आपस में दूसरे देशों की सरकारों से संबंध बनाती है, वो भी बिज़नेस का भी संबंध बनाती है, राजनीतिक संबंध भी बनाती है, वगैरह वगैरह। तो ये काम भी, दूसरे देशों से संबंध बनाने का ये काम भी सरकार करती है। उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और इतना ही नहीं, सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे, इस बात को गौर करे, देखे, जांच करे इसकी कि देश के सभी लोगों को ठीक ठाक खाने पीने का इंतज़ाम है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो उनको मुहैया कराए वो चीज़ें, यानी कोई ऐसा ना हो कि जो भूखा मर जाए, सब तक खाना पानी पहुँचे। अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है तो फ्री में उसको दिया जाए,
लेकिन सबको खाने पीने की सुविधा हो, ये सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। को पर्याप्त भोजन दिलाना, चाहे पैसे से चाहे फ्री में, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर भूख से कोई मौत होती है तो सरकार से इसकी पूछताछ होगी कि आप क्या कर रहे थे। इसके अलावा सिर्फ भूख ही नहीं, उनके स्वास्थ्य, जिंदा रहने के लिए जहाँ खाना ज़रूरी है, खाने के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। हेल्थ के साथ इंसान जिए, तो उनका स्वास्थ्य क्या है। हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम का ना होना ही स्वास्थ्य है। हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा और वाइड टर्म है, इसमें हमारा एनवायरनमेंट भी आ जाता है। वहाँ भी कोई गड़बड़ ना हो, वहाँ भी चीज़ें सही चल रही हों। मान लीजिए हम अभी सही हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द गंदगियाँ हैं, प्योर एंड सेफ वाटर नहीं मिल रहा है, तो अभी हम सही हैं, आगे हम गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य में शामिल हैं। तो इन सब का सही होना, इन सब को सही रखना, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। तो हम देख रहे हैं कि सरकार की कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, कितने विस्तृत काम है सरकार का। फिर इनके अलावा जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। इसके अलावा बहुत सी जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। फिर इसके अलावा वक्त पे कुछ प्राकृतिक विपदाएं भी आती रहती हैं, जिसमें किसी इंसान का दखल नहीं होता है, प्रकृति की तरफ से वो मुसीबतें आती हैं, जैसे भूकंप या तूफान, चक्रवात आ गया, या बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, इस तरह की सुनामी आ गई। तो ये जो प्राकृतिक विपदाएं हैं, इससे भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही आती है, जनता बहुत बड़े पैमाने पर परेशान होती है। तो उनको राहत पहुंचाना, उनकी भी नुकसान को मिनिमाइज़ करना, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही होती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। अगर कहीं भी कोई भी दो लोगों में विवाद होता है या कोई अपराध करता है, तो उस अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए और उसके अपराध से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराने के लिए, या दो लोगों के विवादों का निपटारा करने के लिए, हल निकालने के लिए भी लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। और न्यायालय क्या है, वो कोई सरकार से अलग नहीं है, वो सरकार का ही एक हिस्सा है। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। तो इतनी ज़्यादा सरकार की ड्यूटीज़ सुन करके तो मेरा ख्याल है कि आप शायद हैरान हो गए हों कि इतना ज़्यादा काम सरकार का होता है, कैसे कर पाती है। एक तरफ देखे, दूसरी तरफ देखे, कि तीसरी तरफ देखे, कि चौथी तरफ देखे, कितना कुछ कैसे करे सरकार, कैसे कर पाती है इन कामों को। ये हो सकता है आप सोच रहे हैं। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की, एक मैनेजमेंट की, एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिससे जो ज़रूरी निर्णय है, फैसले हैं, डिसीजंस हैं, लिए जा सकें। तो अब क्या करना है, इस मामले में हमें क्या करना चाहिए। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। चाहे कोई भी देश चल रहा हो, इस जितने भी देश दुनिया में चल रहे हैं, ये सब कुछ नियमों पर चल रहे हैं, कुछ सिद्धांतों पर चल रहे हैं, कानून वहाँ बनाए गए हैं, उन पर वो देश चल रहे हैं। अगर कहीं कोई कानून ना हो तो समाज चल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर कुछ नियमों की ज़रूरत होती है, जो और ऐसे नियम जो सब पर लागू हों, सब पर कोई हो ऐसा, जो ये एक तो ये कि नियम हो, इस नियमों का सब लोग पालन करें, और कोई ऊपर ऐसा हो जो ये निगरानी करे कि कौन नियम का पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और जो नहीं कर रहा उससे वो ज़बरदस्ती नियमों का पालन करवाए, और अगर नहीं कर रहा तो उसको दंड दे। तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, संसाधन किसे कहते हैं? रिसोर्सेस, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्सेस, यानी इंसान की ज़िंदगी को चलाने के लिए,
या किसी देश को चलाने के लिए, कुल मिला के आप इंसानी ज़िंदगी को चलाने के लिए कह रहे हैं, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब चीज़ें रिसोर्सेज में आती हैं, संसाधनों में आती हैं। कोयला, तेल, सोना, चांदी, लोहा, जो भी इंसान की ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ है, जो इंसान की ज़िंदगी जिन पर डिपेंड करती है, जो इंसान की ज़िंदगी में काम आती हैं, वो सब हमारे लिए संसाधन है। तो इन संसाधनों को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत होती है। ये नहीं कोई भी कहीं से भी कुछ निकाल ले, कहीं से भी कुछ ले ले, नहीं। इन संसाधनों को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है और इसके अलावा देश की सीमा की सुरक्षा की भी ज़रूरत होती है। अब एक देश में एक सरकार के अंडर में लोग रह रहे हैं, एक तरह के नियमों से बंधे हैं, वो एक तरह के लोग हैं, एक तरह की कौम है, उनमें आपस में जैसा भाईचारा होता है, बाहर के लोगों के दिल में उनके प्रति वैसा नहीं होगा। तो हो सकता है बाहर का कोई हमें नुकसान पहुंचाने आ जाए, वो हमारी कुछ ज़मीनों को कब्ज़ा करने के लिए आ जाए, वो हमारे अंदर घुस के हमें कोई नुकसान पहुंचाने आ रहा हो, तो उसको अंदर ना देने के लिए, उसको अंदर ना आने देने के लिए या उसको ज़मीन ना हड़पने देने के लिए इसकी ज़िम्मेदारी भी सरकार की होती है। सरकार पहरा दे, सरकार इसकी सुरक्षा करे। ये सुरक्षा करने का काम, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का काम भी सरकार करती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। और अगर ऐसा नहीं होगा, कोई सुरक्षा नहीं हो रही होगी, तो लोग असुरक्षित महसूस करेंगे। फिर वो उनकी लाइफ में वो प्लेजर नहीं होगा, वो सुकून नहीं होगा, उनको डर लगा रहेगा कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। तो इस तरह आपने देखा कि कितने तरीके से सरकार काम करती है, बहुत तरीक़ों से काम करती है। वो नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही कुछ है। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी इकोनॉमिक्स की। आपसे याद रखिएगा, हमने प्लेलिस्ट वक्त पर अपनी बताई है, अगली वीडियो हमारी इकोनॉमिक्स की होगी। और हाँ, अलबत्ता ये सारी एक सीक्वेंस में इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद जब फिर से इसी पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स की बारी आएगी, तो हम फिर से अपनी वीडियो को यहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां हमने आज छोड़ा है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।